गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं जगवंत पल एंड आइडियल कोचिंग सेंटर दुमका से। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स। तो देखिए ऑप्टिक्स जो हम लोग पढ़ेंगे तो ऑप्टिक्स में जो जैक बोर्ड में है यहाँ पर 14 नंबर का है, यानी कुल नंबर है 14 नंबर है। तो देखिए इसमें एक लॉन्ग सवाल भी पूछता है 5 नंबर का। उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी रहता है, 2 नंबर के लिए सवाल रहता है और 3 नंबर के लिए भी सवाल रहता है। तो देखिए ये प्रकाशिकी जो है ये फुल्ली लाइट से संबंधित है। तो देखिए लाइट के बारे में आप लोग 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन वहाँ पर क्या था, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, ये सब आप लोग पढ़े थे, अपवर्तन, पूर्णांदित परावर्तन। लेकिन यहाँ पर हम लोग और एक पार्ट पढ़ेंगे जिसको हम लोग यहाँ पर बोलेंगे वेव ऑप्टिक्स। यहाँ पर 2 पार्ट में पढ़ेंगे, पहला पार्ट रहेगा रे ऑप्टिक्स और दूसरा रहेगा वेव ऑप्टिक्स। तो देखिए वेव ऑप्टिक्स में आप लोग नया नया चीज़ देखिएगा। रे ऑप्टिक्स आप लोग पढ़ चुके हैं बहुत सारी चीज़ जो 10th क्लास में, वह सब फिर यहाँ पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा डीपली में। तो देखिए प्रकाश का परावर्तन आप लोग पढ़ चुके हैं 10th क्लास में, वही वाला टॉपिक यहाँ पर भी पढ़ेंगे। अपवर्तन भी पढ़े हैं, वो टॉपिक यहाँ पर भी पढ़ेंगे। दर्पण पढ़े हैं, लेंस पढ़े हैं, प्रिज्म पढ़े हैं, सब कुछ यहाँ पर पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स में। लेकिन उसके बाद दूसरा पार्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स जो तरंग से संबंधित है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि प्रकाश मूर्ति है, लेकिन हम लोग रे ऑप्टिक्स में देखेंगे कि प्रकाश हमेशा सीधा गमन करती है। तो यही है अंतर। इसका मतलब क्लासिकल फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़े थे पौराणिक जमाने में, जो न्यूटन ज़्यादातर सिद्धांत दिया था, वो क्या दिया था कि प्रकाश सीधा रेखा में गमन करती है। लेकिन वेव ऑप्टिक्स में हम लोग देखते हैं नहीं, सीधा रेखा में प्रकाश गमन नहीं करती है, वो मूर्ति भी है। सीधा तो करती है लेकिन मूर्ति भी है, ये हम लोग देखेंगे वेव ऑप्टिक्स में। तो यही है 12th क्लास का सिलेबस। तो देखिए ऑप्टिक्स जो है, ऑप्टिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रकाशिकी। प्रकाशिकी का परिभाषा हम लोग कैसे देंगे, जो प्रकाश से संबंधित है। इसका मतलब भौतिकी का वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश के गुणों तथा उसके प्रकृति के बारे में अध्ययन करती है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाशिकी। बात है समझ में। इसका मतलब प्रकाश के गुणों तथा उसके प्रकृति के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। क्लियर। अब देखिए प्रकाशिकी कितने प्रकार के होते हैं। साधारणतः यहाँ पर हम लोग 2 प्रकार की पढ़ेंगे। पहला हम लोग देखेंगे ज्यामितीय प्रकाशिकी और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे भौतिक प्रकाशिकी। तो देखिए जो 12th क्लास का जो सिलेबस है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रकाशिकी 2 प्रकार हम लोग देखेंगे। प्रकाशिकी के 2 प्रकार। पहला हम लोग देखेंगे ज्यामितीय प्रकाशिकी। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। दूसरा हम लोग क्या देखेंगे, भौतिक प्रकाशिकी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फिजिकल ऑप्टिक्स। फिजिकल ऑप्टिक्स। अब देखिए यहाँ पर हम लोग 2 प्रकार की हम लोग देख रहे हैं। एक है जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स और दूसरा है फिजिकल ऑप्टिक्स। तो देखिए इसमें साधारणतः किसके बारे में चर्चा करेंगे, सिर्फ प्रकाश के बारे में। क्लियर। तो देखिए प्रकाश के बारे में आप लोग 10th क्लास में बहुत सारे चीज़ पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि प्रकाश है क्या वास्तव में। तो सबसे पहले किसने देखा था, 1600 ईस्वी का साइंटिस्ट हैं न्यूटन। तो देखिए न्यूटन को क्या कहा जाता है फिजिक्स का जनक, कि फादर ऑफ फिजिक्स किसको कहा जाता है, न्यूटन को। लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स किसको कहा जाता है, गैलीलियो या अल्बर्ट आइंस्टीन। पहले नाम आ गया था गैलीलियो, लेकिन वास्तव में क्या होता है, फादर ऑफ मॉडर्न ऑफ फिजिक्स वो है अल्बर्ट आइंस्टीन, जो एटम बम का सिद्धांत दिया था E=mc²। ये आप लोग बहुत जगह पर देखे भी होंगे, E=mc²। ये सापेक्षिक का सिद्धांत है जो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। अब देखिए सबसे पहले प्रकाश किसने खोजा। ये जो प्रकाश हम लोग देख रहे हैं लाइट, ये है क्या।
तो सबसे पहले ये खोजा था न्यूटन ने, उसके बाद हाइगन आया, उसके बाद मैक्सवेल आया, मैक्सवेल के बाद अल्बर्ट आइंस्टीन आया, फिर उसके बाद आया डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने ये सॉल्व किया 20वीं ईस्वी में, यानी ज़्यादा दिन नहीं हुआ डी ब्रोगली ये दिखाया। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स जो हम लोग 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। देखिए लाइट, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें प्रकाश क्या है। जब हम लोग देख रहे हैं कि प्रकाश है क्या, तो देखिए ये मैक्सवेल ने क्या बोल दिया था, ये एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्लियर। तो देखिए प्रकाश का जब परिभाषा हम लोग देखेंगे तब हम लोग क्या देंगे कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग का वो दृश्य भाग है जिसका तरंग दैर्घ्य 400 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर के मध्य होती है। 400 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर के मध्य होती है। अब देखिए प्रकाश ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। प्रकाश ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत भी है तथा निर्वात या वायु में प्रकाश की वेग कितना होता है जी, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है, सी से क्यों हम लोग इंडिकेट करते हैं, सी है यूनिवर्सल कांस्टेंट, कि संसार में जितने सारे चीज़ हैं कि प्रकाश से ज़्यादा वेग हो ही नहीं सकता। क्लियर। इसलिए सी से हम लोग इंडिकेट करते हैं। सी क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट, इसलिए हम लोग सी से इसको इंडिकेट करते हैं। सी इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं यहाँ पर लाइट ऑफ वेलोसिटी। हम लोग दूसरे चीज़ से भी तो इंडिकेट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग किससे करेंगे, हमेशा सी से ही करते हैं। सी इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वायु या निर्वात में इसका वेग होती है। बात है समझ में। लेकिन वास्तव में क्या होता है कि प्रकाश की वेग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड नहीं होती है, ये मान के चला है। फिजिक्स हमेशा मान के चलता है। तो देखिए एक्चुअली कितना होता है, 2,99,776 किलोमीटर पर सेकंड। लेकिन ये हम लोग नहीं लिखते हैं, क्यों? ये देखिए साइंटिस्ट लोग क्या किया, मान के चलता है, तो मान के चला। इसमें देखिए 224 सेट करेंगे तब आएगा 3 लाख। बात है समझ में। इसका मतलब क्या है, ये जो लेके हम लोग चलेंगे इसमें क्या होगा, न्यूमेरिकल हल करने में यह सुविधा हो जाएगा कि 3 लाख के तुलना में ये 224 बहुत छोटा है। तो फिजिक्स में क्या करता है कि छोटा चीज़ को हमेशा वेनिश कर देता है, छोटा चीज़ वहाँ पर रखता ही नहीं, वो हमेशा राउंड फिगर में लेके चलता है, जिसमें क्या होगा वो कैलकुलेशन करने में बहुत सुविधा हो जाता है। बात है समझ में। इसलिए ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हम लोग लेके चलते हैं। बात है समझ में। तो यही था प्रकाश। अब देखिए हम लोग क्या देखेंगे, प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए प्रकाश का परावर्तन आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। 10th क्लास में क्या देखे थे, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए प्रकाश का परावर्तन, जैसा हम लोग मिरर देखते हैं, आईना, तो आईना में क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए प्रकाश का परावर्तन जब हम लोग देखेंगे, एक हम लोग क्या लेंगे, मान के चलते हैं परावर्तक सतह, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह। मान लेते कांच लिए और नीचे साइड हम लोग घोल चिपका दिया, जैसा आईना में होता है, वो क्या होता है, कांच होता है और एक साइड में उसका घोल चिपकाया जाता है। क्लियर। अब देखिए इस सतह को हम लोग किस सतह से जानेंगे, परावर्तक सतह। क्या बोलेंगे, परावर्तक सतह। तो देखिए प्रकाश की किरण अगर परावर्तक सतह पर आपतित हो रही है तो क्या होगा, इस बिंदु को किस बिंदु से जानेंगे, आपतन बिंदु। तो क्या होगा, यानी उसी माध्यम में ये लौट जाती है। बात है समझ में। इसका मतलब उसी माध्यम में वो लौट जाती है। ये लौटने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए आपतन बिंदु पर एक लंब डालेंगे या नॉर्मल,
इसको हम लोग एन डैश से हम लोग इंडिकेट करते हैं। एन से क्या होता है? नॉर्मल। तो देखिए इसको हम लोग P, ये पॉइंट को Q, इसको हम लोग R ले लें तो क्या होगा? इस किरण को हम लोग क्या बोलेंगे? आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। इस किरण को हम लोग बोलेंगे परावर्तित किरण। इसको हम लोग I से इंडिकेट करते हैं इंसिडेंट एंगल, और इसको हम लोग रिफ्लेक्शन एंगल। इसका मतलब आपतन कोण और वह है परावर्तन कोण। अब देखिए इसका परिभाषा हम लोग कैसे देंगे? ये 10th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह पर टकराती है तो प्रकाश उसी माध्यम में लौट जाती है। तो प्रकाश की लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। तो देखिए डायग्राम समझ में आ गया। अब देखिए परावर्तन के दो नियम अगर हम लोग बात करेंगे तो पहला नियम हम लोग क्या देखेंगे कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। देखिए एक ही तल पर हैं। और दूसरा नियम हम लोग जब देखेंगे तब क्या देखेंगे? आपतन कोण सदैव यानी हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है? ये कोण अगर 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 होगा, ये भी 40 होगा तो ये भी 40 होगा। इसका मतलब क्या है? आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है कि आपतन कोण हम लोग I लेंगे, बराबर क्या होगा? परावर्तन कोण यानी एंगल ऑफ R। बात है समझ में? तो यही था प्रकाश का परावर्तन। क्लियर? चलिए